जैसा कि ऑक्टेट रूल पढ़ने के बाद, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया कि ऑक्टेट रूल में काफ़ी एक्सेप्शंस आ रहे हैं और वो एक्सेप्शंस ही आखिर में जाके लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस बन गया। देखो, लिमिटेशन क्या है ऑक्टेट रूल की? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी द ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई टू मॉलिक्यूल वेयर द सेंट्रल एटम हैज अ फेवर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा था कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, लेकिन जो सेंट्रल एटम होते हैं, जैसे हमने एक अभी बात की SO42 माइनस की, जो ये सल्फर होता है, सल्फर ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा था, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया? ऑक्टेट रूल के लिए एक एक्सेप्शन बन गया। ऑक्टेट रूल ने तो कहा था मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट मोर देन नॉट लेस देन, ओनली 8, ठीक है, लेकिन सल्फर तो ज्यादा रख रहा था, तो वो क्या बन गया? एक तरीके से इसका एक्सेप्शन, लिमिटेशन बन गया। दिस इज एस्पेक्टली ट्रू फॉर एलिमेंट्स विद फेवर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें बेरियम हाइड्राइड की, BeH2, ये Be और ये H और ये यहाँ पे H। बेरियम आता है 4 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। बेरियम आता है 4 नंबर पे, इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और ये अपने आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 एंड 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कर रहा है 1 2 3 4 3 4। यहाँ पे बेरियम क्या रख रहा है? यहाँ पे बेरियम 4 इलेक्ट्रॉन रख रहा है 1 2 3 4। ऑक्टेट ने क्या बोला? 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन बन गया। अगर हम बात करें BCl3 की, BCl3, Cl, यहाँ पे Cl का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोरोन आता है 5 नंबर पे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना? 1s2 2s2 2p1। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आप बोरोन का देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, यहाँ ये बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, लेकिन 8 से तो कम है। अगर हम बात करें LiCl की, LiCl को भी देख लो, LiCl लिथियम आता है 3 नंबर पे, 1s2 2s1। तो Li और Cl, इसका इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंड Cl में एक इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम कितने रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे ना मैम हमें ये समझ आ रहा है कि ऑक्टेट रूल हर एलिमेंट के लिए अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है। यही ऑक्टेट की आगे जाके लिमिटेशन बन गया कि ऑक्टेट ने सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया, वो कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में बता पा रहे थे जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख पा रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन जो नहीं रख पा रहे उनका क्या? क्या उनको हटा दें हम केमिस्ट्री से? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकते, उनके लिए कोई दूसरी थ्योरी आएगी। तो ये यहाँ तक बात होगी कि अपना उनका ऑक्टेट था वो इनकम्प्लीट था, मोर देन 8 भी है और लेस देन 8 भी है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। जो हाइड्रोजन और हीलियम थे, पता है ये एक्सेप्शन क्यों बन गई? हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम की तरह बन जाऊँ, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने आउटर मोस्ट शेल में और वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट तो नहीं कर पा रहा, ऑक्टेट नहीं कर पा रहा, क्या कर रहा है? अपना कंप्लीट ड्यूप्लेट कर रहा है। तो ये भी एक तरीके से ऑक्टेट के लिए क्या था? एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन था, ठीक है। द ऑक्टेट रूल डज नॉट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो ऑक्टेट रूल था उसने जो मॉलिक्यूल का शेप होता है ना, जैसे मान लो SO42 माइनस का शेप क्या है ये बता दिया बस। 4 ऑक्सीजन है ना, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ये कंप्लीटली शेप के बारे में नहीं बता पा रहा था, ये शेप के बारे में कोई स्टडी नहीं कर रहा था, कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे रह रहे हैं। अब आप सोचोगे कैसे स्टेबिलिटी? जैसे मान लो कि हमारा पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल का बस इलेक्ट्रॉन बिहेवियर शो कर रहा था कि हाँ सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये लो ये बॉन्ड बन गया, ले टाटा बाय बाय। लेकिन एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी एनर्जी लग रही है, ये स्टेबल क्यों है, एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई उन्होंने बॉन्ड एंगल वगैरह कुछ भी बात नहीं की थी। नेक्स्ट है सम नोबल गैसेज आल्सो कंबाइन। ऑक्टेट ने कहा था कि उन्होंने कुछ गैसेस का नाम लिया, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन। उन्होंने कहा कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, और हम मानते भी है कि ग्रुप नंबर 18p ब्लॉक के एलिमेंट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैस होते, क्यों करेंगे रिएक्ट? उनका ऑक्टेट ही कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट तो ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत, ना लेने की जरूरत, देने लेने की जरूरत, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बात की थी कि नहीं की थी? हाँ मैम की तो थी। तो लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, जो जेनन होता है ना, जेनन, क्रिप्टोन,
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। ये जेनन फ्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, मतलब अटैच हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो ये एक साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये फिर कंबाइन हो रहा है ना, तो ये भी एक तरीके से इनके लिए क्या बन गया, लिमिटेशन बन गई। टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि हमने पढ़ लिया। तो ये थे कुछ ऑक्टेट के लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे, एक रूल आया था, फैजान रूल। फैजान रूल पता है क्या कहते हैं? देखो मैं बताती हूँ। तो भाइयों और बहनों, अब आया हमारी केमिस्ट्री में एक न्यू रूल। फैजान नाम के एक साइंटिस्ट थे, फैजान नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक रूल दिया। उन्होंने कहा कि आप पढ़ते हो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में? हमने कहा हाँ हम पढ़ते हैं। आप पढ़ते हो आयनिक बॉन्ड के बारे में? ऑफ कोर्स हम पढ़ते हैं, हम पढ़ के आ भी चुके। हम उसकी फेवरेबल कंडीशंस, उसकी सॉलेबिलिटी वगैरह सब कुछ पढ़ के आ चुके, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप लोगों ने गलत पढ़ा है। तो सब चौंकने रह गए कि गलत कैसे पढ़ा है, कैसे गलत पढ़ लिया हमने? हमने क्यों गलत पढ़ लिया? आपने गलत इसीलिए पढ़ा है क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100%, कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयोनिक होता, आयोनिक में क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ना ही 100% कोई बॉन्ड कोवेलेंट होता। अरे बाबा ये क्या हो गया, यहाँ पे सब शॉक हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल हो रहा था कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले लिया, कैटाइन एनाइन बन गया, ये नहीं था 100%। कोवेलेंट भी नहीं था, शेयरिंग जो हो रही थी वो आप देख रहे थे, वो भी नहीं था। वो क्यों नहीं था? आपको पता है क्या हुआ? साइंटिस्ट लेब में Li और Cl को बना रहे थे, लिथियम क्लोराइड का जब फॉर्मेशन कर रहे थे, तो पता है इन्होंने क्या देखा? इन्होंने 100% यहाँ पे ना तो कोवेलेंसी देखी और ना ही 100% यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का आयोनिक करेक्टर देखे। जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे तो ना ही 100% कोवेलेंसी देखने को मिली, कोवेलेंसी, और ना ही 100%, अरे परसेंट जो जा 100% आयोनिक आयोनिक करेक्टर, आयोनिक करेक्टर देखने को मिला। क्यों भाई, ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि देखो लिथियम है ना 3 नंबर पे आता है, और लिथियम का साइज होता है छोटा, और ये होता है कैटाइन। ये क्या होता है? कैटाइन। और रही बात क्लोराइड की, तो क्लोराइड का साइज बड़ा होता है। ये क्या है? एनाइन। ये है लिथियम, ये है क्लोरीन। अब पता है क्या हो रहा था? ये जो कैटाइन है ना, ये लिथियम को अपनी तरफ इस तरह से पोलराइज कर रहा था। क्या कर रहा था? पोलराइज, पोलराइज्ड कर रहा था। अब आप कहोगे हाय रब्बा ये पोलराइज्ड क्या होता है? देखो मैं समझा, मैं हूं ना समझाने की। देखो ये पोलराइज पता है क्यों हो रहा था? क्योंकि लिथियम का ना साइज छोटा है, लिथियम का साइज छोटा है, और इस एटम में मिड में क्या रखा है? मिड में तो न्यूक्लियस रखा है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ तो करो ना, अपने आउटर मोस्ट शेल को करो अट्रैक्ट। हाँ आउटर मोस्ट शेल को तो कर ही रहा था अट्रैक्ट, यानी जो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है उनको तो वो कर ही रहा था, साथ साथ में एनाइन वाले को भी करने लगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, और न्यूक्लियस की पावर इस क्लोरीन वाले एटम तक भी जा रही थी, यानी इस एनाइन तक भी जा रही थी। ये क्या हो गया? अब जा रही थी तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह से पोलराइज करने लगा। पोलराइज पता है क्या होता है? ये जो ये शेप बनी है ना, इसको हम बोलते हैं पोलराइज। यानी एक तरीके से क्लोरीन एनाइन कैटाइन की तरफ पोलराइज होने लगा। इसको आप कैटाइन, पता है क्यों है? ये है छोटा पैकेट। इसके लिए आप एक बात देखो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये यानी दिखने में छोटा सा है कि क्या ही कर देगा, लिथियम है इतना सा तो है, बट ये इतने से में भी देखो पूरी केमिस्ट्री को हिला दिया। ठीक है, हम तो पढ़ रहे थे हाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, पढ़ के बड़े खुश हो रहे थे, यही बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बट यहाँ पे एक पता है क्या हो गया? ले एक्सेप्शन आ गया। ये एक तरीके से एक्सेप्शन नहीं, एक रूल है कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक हो सकता, ना कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि ये कटाइन वाला एनाइन को अपनी तरफ, एनाइन के इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ही तो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवोल्ट कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ बढ़ गया। अब आप कुछ चीजें लिखो। कैटाइन का जब डिक्रीज होगा, मतलब छोटा होगा, कैटाइन साइज स्मॉल लिख तो डिक्रीज में स्मॉल होगा,
तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट करेक्टर यानी पोलराइजिंग पावर, सॉरी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग, अब ये पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पोलराइजिंग पावर मतलब कितना इसकी तरफ पोलराइज हो रहा है, वो एक तरीके की पावर ही तो। पोलराइज जो होता है कि इसकी तरफ ये झुक गया है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पोलराइजिंग पावर होती है कि ये इसको अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर रहा है, कितना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये कितना हो पा रहा है इसकी तरफ अट्रैक्ट, ये होता है पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे साइज बहुत बड़ा आ गया, लिथियम, सोडियम, मान लो यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे क्या पोटेशियम। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और यहाँ पे मान लो कोई भी एनाइन है, तो अब यहाँ पे ये इतना अच्छे से इसको पोलराइज नहीं कर पाएगा, ये इतना अच्छे से इसको क्या नहीं कर पाएगा, पोलराइज नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? ये इतना अच्छे से पोलराइज क्यों नहीं कर पाएगा, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस बैठा है ना, वो यहाँ तक अपनी पावर अच्छे से नहीं लगा पा रहा। यहाँ तक अपनी पावर अच्छे से नहीं लगा पाने के कारण क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पोलराइज नहीं होगा। पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लार्ज साइज, लार्ज साइज पोलराइजिंग पावर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ पे पोलराइज पावर ज्यादा, यहाँ पे पोलराइज पावर कम। मेरी बात आपके भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, बताइए। फिर से देखते हैं, यहाँ पे का टाइम साइज छोटा, यहाँ पे का टाइम साइज बड़ा। साइज बड़ा हुआ, न्यूक्लियस इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे साइज छोटा, न्यूक्लियस बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है। पोलराइज बढ़ रहा है, मतलब पोलराइज हो रहा है इसकी तरफ अच्छे से, पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है। अब बात करते हैं एनाइन की, अब बात करते हैं एनाइन की। एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा ना, एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। जितना बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पोलराइज होगा। सो ये होता है फेजान रूल। अब जब साइंटिस्ट लोग LiCl को जब देख रहे थे, आयोनिक का करेक्टर देख रहे थे, तब इन्होंने सॉरी आयोनिक करेक्टर, यहाँ पे आयोनिक करेक्टर तो देखेंगे, Li अपना इलेक्ट्रॉन देगा, Cl एक्सेप्ट करेगा, तो देख रहे थे वहां पे ये Cl का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इस तरीके से झुका हुआ, मतलब पोलराइज होता हुआ दिख रहा था। तो फैजान वहां पे, फैजान ने ये सब ऑब्जर्व किया और ये अपना एक रूल दे दिया। आई बात समझ? तो आप इस थ्योरी में लिख सकते हो एक तरीके से नोट्स बना के कि इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसको आप अच्छे से देख सकते हो कि कोई भी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड is not show 100% ionic behavior, ionic character, covalent bond not shows 100% covalence behavior। और ये फिर कुछ बना सकते हो। और ये जो मैंने टर्म्स लिखी है दो, कैटाइन का साइज, कैटाइन स्मॉल साइज और कैटाइन लार्ज साइज, इसको भी आप बहुत अच्छे से लिख लेना। पोलराइज्ड, पोलराइजिंग पावर क्या होती है मैंने समझा दी। अब इसके बाद हम समझेंगे रेजोनेंस बॉन्डिंग के बारे में, और उसके बाद हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी आएगी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो भी बहुत अच्छे से बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाली है। सो तब तक थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।